हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज यानी कि सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका रहने वाला है सेट 8 फरवरी 2019 का, पहली शिफ्ट का। ठीक है, पहली शिफ्ट का पार्ट ए के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके आगामी आने वाली जितने भी अपकमिंग वैकेंसियाँ रेलवे की, ठीक है, चाहे आपकी 2023 लास्ट तक की ले लें या फिर 2024 की शुरुआत में जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और वैकेंसियाँ कौन कौन सी आने वाली हैं आपकी, चाहे ले लें आपकी एलपी एलपी एंड टेक्नीशियन, ठीक है, उसके बाद आपकी आरपीएफ और जेई। ठीक है, ये सारी वैकेंसियाँ आने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन सारी वैकेंसियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक बस देखना। और पार्ट ए में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके 40। अपने आप में बहुत ही बड़ा वेटेज है, 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही रहने वाला है। तो पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके के भी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे बोला जा रहा है कि डैश ऐसी वस्तु है जो सीधे कैंसर का कारण बन सकती है। यह एक रासायनिक पदार्थ, एक वायरस या विकिरण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि सीधे कैंसर का कारण बनती है? या यह तो रासायनिक पदार्थ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और विकिरण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन दोस्तों एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, वही कार्सिनोजन कहलाता है। और यह दोस्तों रासायनिक भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, विकिरण भी हो सकता है। इसके बारे में समझे तो सांस द्वारा लिए जाने वाले एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस और कुछ डाइऑक्सिन और तंबाकू का धुआं कार्सिनोजन है। ठीक है, तो कार्सिनोजन दोस्तों एस्बेस्टस से भी कैंसर होता है, आपका डाइऑक्सिन से भी कैंसर होता है और तंबाकू से तो होता ही होता है। ठीक है, तो हालांकि आम तौर पर लोग कैंसर जन्यता को सिंथेटिक रसायनों से जोड़ते हैं, लेकिन प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों पदार्थों से इसके उत्पन्न होने की समान संभावना होती है। क्लियर है? प्राकृतिक रूप से भी कैंसर हो सकता है और सिंथेटिक रूप से इसमें बताया जा रहा है। और कार्सिनोजन जो होते हैं जरूरी नहीं है कि तुरंत विषैले हों। ठीक है, जैसे आप कई लोग तो क्या किसकी लत होती है? तंबाकू खाने की लत होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि तुरंत ही इसका असर हो जाए। धीरे धीरे तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है ना, उससे धीरे धीरे बॉडी में आपकी जमा हो जाता है निकोटीन, और बाद में वह कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर होता है और इस प्रकार उनका प्रभाव घातक भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कब? 1311 में। तो इसके बारे में समझते हैं। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि दिल्ली पे इसने शासन किया था 1296 से लेकर 1316 तक, द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अलाई दरवाजा कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार इसे माना जाता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार और मूल्य नियमों को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसने दोस्तों क्या की थी, घोड़े की ब्रांडिंग इसने की थी। और उसे क्या बोलते हैं, घोड़े की ब्रांडिंग को डैग। और हुलिया यानी कि सैनिकों के यहाँ पर सूची उसने बनाने की प्रणाली शुरू की थी। और इसके बारे में आप जो है तो कुतुब मीनार के बारे में जाने तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका जो पूरा काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दमान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है फिर तीसरा, बोला जा रहा है कि 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई ट्रेन, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 25 मीटर पर सेकंड की चाल वह प्राप्त कर लेती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? इसके गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ जब वह 5 से 25 अपनी स्पीड कर लेती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपका? जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसको 2 मान लेते हैं, के ई 2, और इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, तो यहाँ पर के ई
डैश 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे सारे मान, तो यहाँ पर 1/2 मास एम ही रहेगा, हम मान लेते हैं मास एम है, और यहाँ पर इसको V2 मान लेते हैं, V2 स्क्वायर माइनस 1/2 मास V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 और मास को, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, स्क्वायर नीचे इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आपको केवल मान रखना है। अब मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि 1/2 मास आपका कितना है, 50,000, ठीक है। और यहाँ पर V2 का मान क्या हो जाएगा, V2 का मान 25 है, तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, और माइनस का V1 का 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, यानी कि 600 बचेगा आपका, ठीक है। तो 600 बचेगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस 2 से 600 को काटेंगे तो 300 बार जाएगा, और 300 मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो आपका कितना हो जाने वाला, देखो 15 तो आएगा ही, 5 15, और 10 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, और ये क्या आ जाएगा, जूल में। तो आपका यहाँ पर आंसर दोस्तों आप किस में दिया होगा, मेगा जूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा एम बराबर क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। यानी कि मेगा अगर आप देखेंगे तो मेगा की जगह अगर यहाँ पर मेगा को आपको जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 की पावर 6 का हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जब आप 15 और 10 की पावर 6 और मेगा जूल जब लिखेंगे आप, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई यूनिट हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो डिवाइड करना है, जब भी हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका 15 मेगा जूल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझाने में देखो टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का है। बोला जा रहा है कि सभी लाल रंग है, ठीक है। तो सभी लाल रंग है, तो सभी लाल किसके अंदर आ जाएंगे, रंग के अंदर आ जाएंगे, इस तरह से आप करना। उसके बाद बोला जा रहा है दूसरा कथन कि कोई भी रंग वर्णक नहीं है, तो रंग कोई भी रंग किसके अंदर नहीं आएंगे, वर्णक के अंदर, वर्णक, ठीक है। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं, रंग और वर्णक के बीच में। अब बोला जा रहा है पहला निष्कर्ष है कि कोई लाल वर्णक नहीं है, तो कोई भी लाल वर्णक नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि लाल अगर पूरा रंग अगर वर्णक नहीं है, तो रंग अगर वर्णक नहीं है ना, तो लाल भी आपको वर्णक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रंग जो है तो किसको घेरे हुए है, लाल को घेरे हुए है, ठीक है। तो लाल जो है तो रंग के बाहर तो जा नहीं सकता, रंग के अंदर ही रहेगा, और रंग क्या है, वर्णक नहीं है, तो इसलिए लाल भी क्या नहीं होगा, वर्णक नहीं होगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा। कुछ रंग लाल है, कुछ रंग लाल है, बिल्कुल रंग का ये वाला पार्ट लाल के अंदर है, तो आपका ये यानी कि ये राइट हो जाएगा, ये भी दोनों निष्कर्ष राइट होंगे। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 80 ग्राम द्रव्यमान वाले एक तवे की ऊष्मा क्षमता, ठीक है, ऊष्मा क्षमता यानी कि आपको क्या निकालना है, ऊष्मा धारिता ही निकालना, ऊष्मा क्षमता या ऊष्मा धारिता एक ही होती है, का पता लगाएं अगर 24 जूल ताप प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका एक फॉर्मूला लगने वाला है, जो भी ऊष्मा दी जाती है या फिर निकलती है, तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी मल्टीप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में जो अंतर है, तापांतर, ओके। तो यहाँ पर आपका जो सी है आपकी क्या है, ऊष्मा क्षमता या फिर ऊष्मा धारिता है, ठीक है। और आपका ये आपकी क्या है, जो ऊष्मा उसको दी जा रही है, और ये आपका तापांतर है। तो इसमें क्या है कि मास की जरूरत नहीं पड़ता है, जो आपकी ऊष्मा क्षमता या धारिता जब निकालते हैं तो उसमें हमें द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर यहीं पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अगर पूछता हमसे तो हम क्या लेते, द्रव्यमान लेते, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान हम नहीं लेंगे, केवल इसी फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल क्यू का मान क्या हो जाएगा आपका 2400 बराबर आपका यहाँ पर सी का मान निकालना है आपको, और तापांतर कितना है आपका 50, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचिए कि सर 50 डिग्री को केल्विन में चेंज कीजिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तापांतर यही है, इतना डिग्री बढ़ रहा है, यानी कि ताप का अंतर है इतना, ठीक है। पहले कुछ रहा होगा और फिर कुछ बढ़ा होगा, तो उनके बीच का अंतर जो है 50 है। तो आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखें और चाहे आप केल्विन में लिखें, 50 ही अंतर आएगा। तो यहाँ से जब आप सी का मान निकालेंगे फिर तो आपका कितना आ जाएगा, 48 जूल प्रति केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि पहला कथन है कि आज के मनुष्य के पास, ठीक है, समय बचाने वाले यंत्र हैं,
फिर भी समय नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य के पास दोस्तों ऐसे कई उपकरण हैं, यंत्र हैं, जिससे वह अपना समय बचा सकता है। ठीक है, आसानी से काम कर सकता है, लेकिन उसके पास फिर भी समय नहीं है, ये उस कथन में बोला जा रहा है। निष्कर्ष क्या है? पहला, समय बचाने वाले गैजेट यानी कि यंत्र वास्तव में समय बर्बाद करते हैं। बिल्कुल गलत। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आपके जो यंत्र उपकरण है आप यूज करते हैं, मशीन वगैरह, तो वो आपका समय बर्बाद करती है, ऐसा तो नहीं है। समय आपका इसलिए नहीं बच रहा है कि आपके पास अधिक लोड हो गया है वर्क का। ठीक है, इसलिए नहीं। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा, सभी आधुनिक मनुष्यों को अपने समय का प्रबंधन करने की सख्त आवश्यकता है। सख्त, यहाँ पर कथन में कहीं ऐसा कहीं बोला गया है कि सख्त आवश्यकता है कि नहीं है? कहीं नहीं बोला गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है? अगला, और फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ टॉप गुरु में जुड़ जाइए। सर्च भी कर सकते हैं टारगेट विथ टॉप गुरु, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में ले लें, इसकी लिंक डली हुई, तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की। तो अब सातवां क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर भी धारा आई, चालकता सिग्मा, लंबाई एल और धातु के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ए के बीच सही संबंध दर्शाता है? ठीक है, इनमें से चारों में से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका आर बराबर क्या होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध का ओम का नियम आपने जाना होगा, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर आपका रो इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो कहीं भी प्रतिरोध के बारे में आपसे चर्चा नहीं की गई, यानी कि प्रतिरोध को आपको चेंज करना होगा किसमें? विभवांतर यानी कि भी। ठीक है, और धारा आई में चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हो कि क्या होता है, जो आपका आर बराबर क्या होता है? भी बटे आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर की जगह आप क्या रख सकते हैं? भी बटे आई, भी बटे आई रख दीजिए। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ पर आपका क्या है? चालकता दिया हुआ है, चालकता। तो दोस्तों ये जो रो होता है ना, वह क्या होता है? इस चालकता के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो बराबर आपका क्या हो जाने वाला है? रो बराबर आपका, रो बराबर आपका 1 सिग्मा। ठीक है, ये होता है, इसको याद रखना। जो चालकता होता है वह प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर रो की जगह आप 1/सिग्मा रखेंगे तो L/सिग्मा ए ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिग्मा ए बराबर आपका आई एल हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर चौथे में है। क्लियर है? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की औसत, यहाँ पर औसत नहीं बोला गया है, आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि पहला बच्चे की उम्र अगर ए है तो दूसरा बच्चा कितने का हो जाएगा? A+2 का। ठीक है, क्योंकि 2 साल का अंतर है, तो अगर पहला बच्चा 1 का है तो दूसरा हो जाएगा इतने का, तीसरा कितने का हो जाएगा? A+4 का, और चौथा बच्चा A+6 का हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना होगा, इनका सभी के योग दिया हुआ है तो योग कर देंगे। योग कितने के बराबर दिया है? कितना योग दिया है? 28। क्लियर है? तो यहाँ पर 4A और प्लस कितना हो जाने वाला है? 4 2 6 2 6 12 12 बराबर आपका 28। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या जाने वाली है आपकी? इसमें जब घटाएंगे तो आपका 16/4 यानी कि आपका ए का मान 4 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? तो सबसे छोटा बच्चा ए ही कहलाएगा। ठीक है, यही माना था हमने शुरुआत में। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, छाऊ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय एक नृत्य है? ठीक है, तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर या पूर्व। ठीक है, ईस्ट में। ईस्ट में दोस्तों भारत के ईस्ट में छऊ जो है लोकप्रिय एक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर छऊ एक लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड राज्यों में प्रचलित है। और इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला है सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि विटामिन ए को डैश किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि विटामिन ए का आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए, क्या होता है? थियामिन। ठीक है, तो ये सारे आपको लिस्ट दे दी गई है, तो आप ये सारे जरूर पढ़ लेना। जैसे विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या होता है? B1 का थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 का। ठीक है, ये सारे आप याद रख लेना। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड।
तो ये सारे आप याद रख लेना। ये आपका कोबालामिन जो होता है विटामिन B12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का होता है, ये सारे आप याद रखना, ठीक है। विटामिन ई का टोकोफेरोल, और इसका होता है विटामिन के का, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और विटामिन डी का भी कैल्सीफेरोल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है, 12वां क्वेश्चन है कि मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले का कितना है, 1/3 है। यानी कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना है, 10 है, तो यहाँ पर मंगल पर कितना हो जाएगा, 10/3, ठीक है। तो यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन 72 किलो है, ठीक है, तो 72 किलो क्या वजन है। तो दोस्तों ये वजन नहीं दिया हुआ, एक्चुअली में क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ, क्योंकि जो मास की इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वही किलो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वजन की क्या होती है, न्यूटन होती है। तो न्यूटन में तो दिया नहीं, किलोग्राम में दिया है, तो आपका जो है वही मास दिया है। बोला जा रहा है कि तो मंगल पर उसका वजन कितना होगा, ठीक है। तो वजन यानी कि वेट बराबर क्या हो जाता है आपका, वेट बराबर आपका क्या होता है, मास अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। और ये यहाँ पर आपका मास पर निकालना है ग्रेविटेशन, ठीक है, ऑफ मार्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशन ऑफ मार्स क्या हो जाएगा आपका, 10/3। क्लियर है। तो यहाँ पर जब आप मान रख देंगे सारे, तो यहाँ पर मास आपका कितना है, 72 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 72 रखिए, मल्टीप्लाई आपका 10/3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 240 न्यूटन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि यदि x+45, x-32 और x+25, x+13 और x-21 का माध्य कितना है आपका, 12 है, तो अंतिम 3 प्रेषणों का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य दिया गया है, यानी कि आपका देखो क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सारे को जोड़ लेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो x, 2x, 3x, 4x, 5x, ठीक है। तो 5x, और यहाँ से जब इसको सर करेंगे तो आपका माइनस का 8 हो जाएगा, -8, और इधर आपका माइनस हो जाएगा इसमें 8, तो कितना हो जाएगा ये 17, और +17, और यहाँ पर आपका -32 कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। और यहाँ पर 45 यानी कि आपका 30, तो यहाँ का प्लस का 30 बचेगा, बराबर में आपका 12, मल्टीप्लाई में जितने नंबर होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12×5 = 60, और में 30 जाएंगे, 30/5 यानी कि 6। x की वैल्यू 6 आ गई आपकी। बोला जा रहा है कि अंतिम 3 प्रेषणों का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम 3 कौन कौन से हैं, यहाँ पर x+25 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 19, और इधर आपका माइनस का कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तब इनका माध्य आपको निकालना है, तो कितना हो जाने वाला है, 50 - 15 यानी कि कितना 35, ठीक है। और बटे आपका कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से आपका 10 पॉइंट कुछ कितना आ जाएगा, 11.66 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा निकालने की आवश्यकता नहीं है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, मास तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर V1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 मास इंटू V2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। V2 का स्क्वायर, यही आपसे पूछा गया है, यही पूछा गया है ना। बोला जा रहा है कि तो उसकी गतिज ऊर्जा में डैश के अनुपात में वृद्धि होगी। क्लियर है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपका 1/2 m तो कट ही जाएगा, ठीक है। इधर से ये इससे तो ये कट ही जाएगा, क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा। अब जो आपका आएगा वो V1 स्क्वायर, ठीक है। तो V1 यहाँ पर आपका क्या रहेगा, देखो अनुपात आपको लेना ना, तो सबसे पहले आप क्या रखें कि 64 और बटे कितना 120, फिर इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप काटेंगे तो 8 से काट दीजिए, तो 8 से 8 बार जाएगा, और ये आपका 15 बार जाएगा, ठीक है, यानी कि 8/15 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 64 बटे कितना आ जाएगा 225। तो आपको किसका अनुपात निकालना, तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ेगी। तो किस अनुपात में बढ़ेगी आपकी, उसका अनुपात उल्टा हो जाएगा, यानी कि 225/2
64 के अनुपात में बढ़ेगी, क्यों बढ़ रही है ना, तो इसलिए बड़े बड़े वाले को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको अज्ञात संख्या देखना है, तो सबसे पहले क्या करें कि जो ये माइनस वाले हैं इसको इस तरफ भेज दें। ठीक है, यानी कि आपका जो माइनस के हैं इस तरफ दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 400 बोल रहा हूँ, 43 2 11 और आपका कितना है 22 7 3 1। ठीक है, तो अब इनको केवल आपको जोड़ना, तो इधर से 3 हो जाएगा और 4। ठीक है, और 7 6 13 और 14 15, तो 5 4 3 किस में है? ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 4 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आयाम वाले सोने के बिस्किट का द्रव्यमान आपको बताना है यदि सोने का घनत्व इतना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी बराबर आपका क्या होता है? डेंसिटी बराबर आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, आपको निकालना है मास, तो मास वॉल्यूम को इस साइड भेज दी, तो मास बराबर आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी कितनी है? 19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम कितना आ रहा है? वॉल्यूम देखो कितना हो जाएगा आपका 5 से 15 और 15 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक है, क्लियर है? 7.5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इस सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा और तो आपका आंसर कितना आने वाला है? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, पहला जो आपका इसके पहले क्वेश्चन कराया था ना, इस तरह के कराया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपसे बोला गया, लेकिन इसमें विशिष्ट ताप क्षमता आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता आपको निकालना है। क्लियर है? तो हमने आपको बताया था जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम, ठीक है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहलाती है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्यू बराबर आपका क्या हो जाता है? डेल क्यू, वो हो जाता है आपका मास इंटू ऊष्मा धारिता। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर तापांतर। ठीक, तो आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का निकालना है। तो क्यू का मान आपका क्या है? 12 किलो जूल है, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, बराबर मास आपका 300 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई आपका सी का मान आपको निकालना है और तापांतर आपका 50। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 1 जीरो से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आने वाला है? 12,000 बटे 5 × 15। ठीक है, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 15 120 होता है ना, और अब बचेगा कितना आपका? 2 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो भी बचेंगे, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा? जो आपका ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता आ जाएगी आपकी 800 किलोग्राम। ठीक है, 800 जूल किलोग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम और प्रति केल्विन। लेकिन आपका आंसर किस में दिया हुआ? ग्राम में दिया हुआ ना, सारे ऑप्शन ग्राम में है, तो ग्राम में चेंज करने के लिए इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे तो आपका 0.8 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 4 बक्सों का आपको वजन दिया हुआ है कि बोला जा रहा है कि इनके संयोजन से कौन से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कुल वजन, तो यहाँ पर देखो 38 तो बना ही सकते हैं, किससे? इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 4 13 14, 14 और 13। ठीक है, 14 13 इतना पूरा सबको जोड़ देंगे तो आपका 38 तो बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन आपका 35 नहीं बनने वाला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और इसका गठन सन 1945 में किया गया था। क्लियर है? कहाँ पे किया गया था? लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, एक्स और वाई बिंदु P से बिंदु Q की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं और P और Q के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो
डायरेक्टली करते जाते हैं क्वेश्चन को। तो 2 पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू 2 पॉइंट है और इनके बीच की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक्स और वाई दोस्तों पी से क्यू की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं और उसके बाद बोला जा रहा है कि वाई एक्स से 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है। तो एक्स पहले शुरू करता है और वाई जो है तो एक्स के 8 मिनट बाद चलना शुरू करता है, ये आपसे बोला गया है। और आगे बोला जा रहा है कि एक्स बिंदु क्यू तक पहुंचने के तुरंत बाद लौट पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो एक्स है वह चलता है और क्यू तक पहुंचने के बाद क्या करता है, वह पुनः वापस हो जाता है और 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर आ जाता है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चलाने के बाद उसकी मुलाकात वाई से होती है, यानी कि वाई ऐसे अब जा रहा था 8 मिनट के बाद, ठीक है, वाई जा रहा था, ठीक है। तो उसकी दोनों की मुलाकात कहाँ पर होती है, एक्स की वापसी में होती है, ठीक है, 2 किलोमीटर क्यू से, ठीक है। यानी कि वाई कितनी दूरी तय कर रहा है उतने ही समय में 8 किलोमीटर और एक्स कितनी कर पा रहा है टोटल 10 और फिर 2 वापसी में 12, ठीक है। तो एक्स जो तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 12 किलोमीटर। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि एक्स की गति 6 मिनट में 1 किलोमीटर की है, ठीक है, तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर की है, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होती है प्रति इकाई में तय की गई दूरी, वही उसकी क्या होती है स्पीड होती है। तो यहाँ पर प्रति इकाई नहीं, यहाँ पर प्रति मिनट में निकालेंगे जब स्पीड, तो आपका कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ एक्स हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्स वो कितनी हो जाने वाली है, वो हो जाएगी क्या 1/6 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से आपका समय कैसे निकलेगा, कितना एक्स ने इतना दूरी तय करने में समय लिए, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम हम एक्स का ले लेते हैं, तो टाइम एक्स का कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो यहाँ पर बटे 1/6 होगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 72 मिनट का टाइम ले रहा है एक्स, ठीक है, 12 मिनट की दूरी तय करने में। तो यहाँ पर अब वाई दोस्तों क्या कर रहा था कि 8 मिनट क्या चल रहा था, पहले पहले नहीं बाद में चल रहा था एक्स के। अगर एक्स 72 मिनट लेगा ये तो वाई कितना लेगा, बाद में चलता है, ठीक है, दोनों समान ही समय लेंगे, लेकिन वाई क्या कर रहा है बाद में चलता है, तो हमें क्या करना होगा इसमें 72 में उतना माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 मिनट, यानी कि वाई जो लेगा वो कितना मिनट लेगा 64 मिनट लेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वाई लेगा टाइम 64 मिनट का, और दूरी कितनी है 8 किलोमीटर, ठीक है। तो आपकी स्पीड यहाँ से आ जाएगी, तो स्पीड ऑफ वाई क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी 8 हो जाएगी और बटे आपको कितना मिनट है 64, यहाँ पर 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था गति किलोमीटर प्रति मिनट में बताना था, तो आपका राइट आंसर 1/8 हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। ना बने तो दोबारा से वीडियो रिपीट करके जरूर देखें, ठीक है। एक चरखी, ठीक है, प्रणाली यानी कि आपकी पुली सिस्टम की दक्षता आपको बताना है, पता लगाएं, जिसका यांत्रिक लाभ 3.6 और जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार 1.6 मीटर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दक्षता निकालना है, तो किसी भी पुलिस सिस्टम की जो दक्षता होती है एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो दक्षता बराबर क्या हो जाता है आपका, दक्षता बराबर आपका मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ बटे आपका वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेग अनुपात। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो आपको दिया हुआ कि 3.6 है, अब आपको वेलोसिटी रेशियो का मान निकालना, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है आपका वेग अनुपात बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस कवर्ड बाई, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई आपका एफर्ट, ठीक है, एफर्ट अपॉन क्या होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाई लोड, यानी कि एफर्ट के प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी बटे लोड के द्वारा तय की गई दूरी, वो होता है आपका अनुपात, इन दोनों का क्या हो जाता है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट के द्वारा कवर की गई दूरी कितनी है, आपको रस्सी को 8 मीटर खींचने पर भार कितना ऊपर उठता है 8.6, यानी कि भार कितना उठ रहा है 1.6, ठीक है। तो नीचे आपका 1.6 आ जाएगा और कितना यहाँ पर एफर्ट लगाया जा रहा है 8 मीटर खींचा जा रहा है, ठीक है, यानी कि एफर्ट आपको 8 मीटर तक खींचा जा रहा है। तो यहाँ का जब इसका मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80/16, यानी कि आपका 5 आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। यानी कि आपकी दक्षता इधर से क्या हो जाएगी 36, ठीक है, 36 बटे आपका नीचे 5 आएगा, लेकिन इस पॉइंट को हटाया तो 50 हो जाएगा।
और आपको दक्षता परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका इससे ये कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर 36 दूनी 72%, आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे बोला जा रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2.5 लीटर ठंडे पानी में मिलाया जाता है, तो अंतिम समतुल्य ताप क्या होगा यदि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, यदि फ्रेंड्स ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं हो रही होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो M1 मल्टीप्लाई T1 और प्लस आपका हो जाता है M2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, बटे में आपका M1 प्लस M2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर M1 है और मल्टीप्लाई T1 प्लस M2 मल्टीप्लाई T2। ठीक है, तो ये सारे इसको सॉल्व करेंगे तो आप इन सारे मानों को रख दीजिए। तो M1 यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये पहला वाला है। ठीक है, तो आपका 80 नहीं कितना 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यानी कि आपका 1.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका T1 कितना है 80 प्लस M2 आपका कितना है 2.5 लीटर यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई T2 40 बटे आपको दोनों के मास को जोड़ना है तो 1.5 लीटर और 2.5 लीटर यानी कि कितना हो जाएगा 4 लीटर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इधर से आपका कितना होने वाला है 15 टे 120 यानी कि 120 हो जाएगा प्लस 25 चौको 100 बटे 4 यानी कि 220 बटे 4 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं हो रही होती है तो आपको केवल इसी फॉर्मूले को लगा देना है, आपका जो अंतिम तापमान होगा मिश्रण का वो आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर बोला जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर पूछा गया है। देखो पोल पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर अगर आप ये लगाते हैं ना और या फिर चौथा तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये जैसे अर्थ है, ठीक है, पोल पर दोस्तों सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो पोल होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, लेकिन आप जैसे इक्वेटर की तरफ आते हैं तो आपका जो ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर कितना होता है थोड़ा सा कम होगा यानी कि आपका यहाँ पर आंसर 9.78 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। क्लियर है, याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप देख रहे होंगे कि ऐप से आई है यानी कि +3 है, +3 सभी में +3 कर रहा है, तो इसमें +3 करेंगे तो आपका T से आपका W हो जाने वाला है, A से आपका D हो जाएगा और X से आपका कितना हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 50% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी है 750 है तो उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, तो उसका लाभ भी दोस्तों केस में पूछा गया है कि पूरे सप्ताह का लाभ ही पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि एक दिन का तो कहीं बोला नहीं गया, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपकी सप्ताह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप जानते हैं कि 50% बराबर क्या होता है, 50% बराबर 1/2 होता है। नहीं, कोई भी वस्तु अगर CP उसका अगर 2 है तो उसको 50% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 1 की प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचना होगा, उसके 3 में बेचना होगा। ठीक है, तो अगर 3 रेशियो आपका सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर 450 के बराबर कर देंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक है, तो यही 1 रेशियो की वैल्यू तो आपको निकालना है। उसका लाभ क्या है, 1 रेशियो का तो लाभ है, तो 2 के खरीद रहा था 3 में बेच रहा है, यानी कि 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 150 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस पूछता है, ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछता तो क्या हो जाता 300 और बटे आपको क्या करना होता 7 का डिवाइड करना होता, वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता, क्योंकि सप्ताह की पूरी यहाँ पर टोटल बिक्री दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको भिन्न बताना है, कौन सी आकृति भिन्न आपको कौन सी दिख रही होगी, आपको कौन सी भिन्न दिख रही है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, इसको PDF दे देंगे तो वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन भाई कई बार रिपीट हुआ पिछले शिफ्टों में, तो इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पर कोस्ट लाइन का आपको मतलब बताना है, तो लाइन देखो कोस्ट तो कहीं पे है नहीं है, तो आप बचा हुआ क्या लाइन, तो लाइन को पकड़िए। लाइन कहाँ पर है आपका, इधर है। लाइन का कोड क्या हो सकता है, या तो रोम हो सकता है या फिर सुफ हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ को सबसे पहले अगर पता कर लेते हैं तो आपका लाइन का पता चल जाएगा। तो लाइफ अगर आप देखें इधर है और इधर है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है,
सब कॉमन है, ठीक है। यानी कि जो बचा आपका लाइन उसका कोड कोड क्या हो जाएगा, रोम। रोम वाला केवल आपका ऑप्शन नंबर पहला है। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसको भी आप कर ही सकते हैं, ठीक है। पाइप वाला कई बार हमने कराया है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर कैसे किया, ठीक है। ये भी बताना कैसे किया, मैं कैसे किया ये थोड़ी बता पाओगे, चलिए करा ही देते हैं। ए और बी 15 और 10 घंटे में कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। 15 और 10 ए और बी। और यहाँ पर सी जो है 40 घंटे में खाली कर सकता है, सी खाली करने वाला है, वह 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। सो एलसीएम यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, 120 ले लें, ठीक है। तो आपका ए की क्षमता क्या आ जाएगी 8, बी की क्षमता आ जाएगी 12, सी की क्षमता आ जाएगी 3, वो भी माइनस की, ठीक है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ पर तीनों को अगर एक साथ खोलते हैं तो यानी कि आपकी 20 में से 17, ठीक है, 3 घट जाएगा तो 17, तो 120/17 आपका आंसर आ जाएगा। अगला, ए ने बी से कहा, ठीक है, तो ए ने बी से कहा कि आप मेरी माँ, तो आप मेरी माँ यानी कि ए की माँ, आप मेरी माँ के पिता, तो माँ के पिता ले लेते हैं इधर, माँ के पिता के दामाद, ठीक है। माँ के पिता के दामाद यानी कि उसके माँ के कौन हो जाएंगे, वो पति, ठीक है। माँ के पिता के दामाद के बेटे हैं, यानी कि यहाँ पर ही आ जाएगा बी। तो आपका जो बोला जा रहा है कि बी का ए से क्या रिश्ता है, यदि बी की माँ का कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है। तो बी की अगर माँ का कोई भी भाई या बहन नहीं है, यानी कि ए का ही यह माँ ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर और ये जो है तो बी के पिता ही हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी जो है ए का भाई कहलाएगा। क्लियर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर है, मेल है। तो बी होगा जो ए का क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। अगला, विषम बताना फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो कि सिंपल इसमें क्या किया जा रहा है कि +1 सभी में किया जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है उसमें क्या किया जा रहा है कि कुछ नहीं किया पता चल रहा है, ठीक है। बाकी सभी में +1 किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए, तो अभी भी उसके पास कितने सेब बाकी हैं, 63, यानी कि 630 बाकी हैं। तो वास्तव में उसके पास कितने थे, देखिए। तो 30% अगर उसने बेच दिए तो बाकी कितने बचेंगे, 70%। 70% बराबर आप कर देंगे किसके, 630 के, ठीक है। तो यानी कि 6 नाम 63 होता है, यानी कि 1% बराबर आपका 9 आ गया, तो 100% आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। आसान है बहुत ही। अब इसका मान आपको बताना, तो सिंपल आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। समतुल्य प्रतिरोध यानी कि जो प्रभावी प्रतिरोध आ रहा है कितना, 4.5 का, ठीक है। तो आपका आर का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो प्रभावी प्रतिरोध यानी कि आपका आर का मान 1/r बराबर क्या आ रहा है, 4.5, यानी कि आर का मान 4.5 रखेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। बराबर आपका 1/r और प्लस 1/6 हो जाएगा, समांतर श्रेणी में इसलिए इस तरह जुड़ा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब, तो आपका 2/9 माइनस 1/6 बराबर आपका 1/r। तो 6 दूनी 12 में से 9 जाएंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, ठीक है, बराबर आपका 1/r। तो ये हो जाएगा 18, यानी कि आर की वैल्यू आपकी 18 ओम आ जाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसमें से आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल आपको हर एक ऑप्शन को चेक करके देखना ही पड़ेगा। इसमें टाइम लगता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करें आप, सबसे लास्ट में करें, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो आप करें, नहीं तो अगर देखो आपके पास अगर क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपसे, तो आप टाइम इसमें वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। लास्ट में बचे टाइम तभी करिए, क्योंकि 4 से 5 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से शुरुआत से चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर चौथा दे दे तो आपको 2-3 मिनट तो आराम से ही ले जाएगा, 3-4 मिनट, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या करें, इस क्वेश्चन को हमेशा स्किप करें, लास्ट में इसको सॉल्व करने का प्रयास किए करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि तीसरा ऑप्शन है, तो डायरेक्टली हम इसी से चेक करते हैं कि $B, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या है आपका यहाँ पर, PQ का पति, यानी कि B का पति हो जाएगा, A जो है तो B का पति हो जाएगा, यानी कि B कौन हो जाएगी, A की पत्नी हो जाएगी। आगे बोला जा रहा है कि B इसमें आदि बोधक चिन्ह C, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, PQ की माँ, यानी कि B जो है C की माँ हो जाएगी, जो C नीचे आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि
क्यू की पत्नी, ठीक है। तो पी क्यू की पत्नी यानी कि सी क्यू की सी जो है तो डी की पत्नी हो जाएगी, यानी कि सी पति हो जाएगा। आपसे यहाँ पर ए डी का ससुर है, ए डी का ससुर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही बात है। ए जो है तो डी का ससुर है, क्यों? क्योंकि डी के जो पति हैं उनके पिता ही तो ए हैं, तो ससुर ही तो लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला देखो, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमने क्या किया था कि इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमने एक 2-3 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। बनाया था, उसको देख लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, हमें बार बार कराने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। केवल आपको यहाँ पर जो इकाई होती है ना, उसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको CGI इकाई में चेंज करेंगे आप, न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे 10⁵ का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको देख लीजिएगा अगर आपसे ये नहीं होता, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा उसको, ठीक है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। देखो, आपसे क्वेश्चन फ्रेंड बोला जा रहा है कि 20 किलोग्राम और 16 किलोग्राम के दो बच्चे किसी सीसॉ यानी कि डिंडोर के एक तरफ आलम्ब यानी कि एक जगह पर बैठे हैं, फलक्रम से क्रमशः 1 मीटर और 0.625 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप जब एक लेते हैं, सीसॉ लेते हैं यानी कि इस तरह, ठीक है। तो ये आपका सीसॉ हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि बीच में यहाँ पर मान लेते हैं फलक्रम है, तो यहाँ पर दो लोग फलक्रम के एक ही तरफ बैठे हैं, ठीक है। जिसमें से एक का जो है तो 24 ग्राम का है, 24 किलोग्राम का, दूसरे कितने का है आपका 16 किलोग्राम का। इनके बीच की दूरी भी दी गई है, कितनी है 1 मीटर, क्रमशः 1 मीटर है और 0.625 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 24 किलोग्राम का है वह यानी कि 1 मीटर की दूरी पर है, यानी कि हमने यहाँ पर उल्टा बना दिया है, ठीक है। ए को हमें दूर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ए रहेगा इधर ले लेते हैं, क्योंकि वो 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की, और जो यहाँ पर 16 किलोग्राम का रहेगा वो 0 पॉइंट कितना है 0.625 मीटर, ठीक है। तो आगे बोला जा रहा है कि यदि उसी सीसॉ के दूसरी तरफ यानी कि दाएं साइड m किलोग्राम वजन का एक लड़का फलक्रम से 0.6 मीटर की दूरी पर बैठा है, यानी कि 0.6 इधर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 0.6 मीटर है और वह कितना है m किलोग्राम का, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो m का मान क्या होगा यदि सीसॉ संतुलन की स्थिति में रहेगा। अगर दोस्तों ये सीसॉ इसी तरह आपका क्षैतिज स्थिति में रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये क्या रहेगा समान स्थिति में रहेगी, नहीं कि इसका टॉर्क जो रहेगा वो बराबर रहेगा दोनों तरफ का, ठीक है। तो ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज का जो टॉर्क रहेगा और क्लॉकवाइज का टॉर्क बराबर हो जाएगा, तभी यह संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ, ठीक है, टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज बराबर आप टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पर टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर सबसे पहले समझिए, टॉर्क बराबर आपका क्या होता है लेंथ अपॉन, ठीक है, मास, ठीक है। डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, लेंथ ना बोल के डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज यानी कि ये वाला इस तरफ वाला आपका m है मास, मल्टीप्लाई आपका 0.6, ठीक है, 0.6 हो जाएगा बराबर इधर का टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो दो दो टॉर्क है इसमें, ठीक है, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार 24 मल्टीप्लाई 1 करेंगे यानी कि 24 रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 0.2625 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। यानी कि इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो तो सबसे पहले आप जब 625 को सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको 125 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी कि 5/8, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे तो यानी कि आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो m का मान आपको कितना जाने वाला है, m बराबर कितना हो जाएगा 34, ठीक है, 34/1.6, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, m बराबर 340/16। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 दूनी 32, बचेगा आपका 2, ठीक है, तो हो जाएगा 20 और 16 कम 16 बचेगा 4, तो 0.25 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। केवल टॉर्क को बराबर करना है आपको, ठीक है। अगर एक ही तरफ दो लोग या 3 लोग कितने भी बैठे होंगे तो उनके टॉर्क का योग कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड बोला जा रहा है कि किसी
एक भाषा में परीक्षा में कितने छात्र फेल हुए, ठीक है, किसी एक भाषा में परीक्षा में कितने छात्र फेल हुए, तो किसी एक भाषा में, तो केवल एक भाषा में यानी कि 19। और यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखो कि बेन आरेख में उन छात्रों की संख्या दर्शाया गया है जो 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की परीक्षा में पास हुए। तो आपको फेल बताना है। तो सबसे पहले आप इन सभी को जोड़ लें, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाने वाला है 26। इन सभी की जब आप जोड़ेंगे ना, देखो जोड़ेंगे तो आपका इधर से 11 3 24, 24 24 5 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 15 60 और 19 आपका 69 हो जाने वाला है, ठीक है। 69 बोल रहा हूँ, 79, ठीक है। तो 79 लोग आपके टोटल पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 75 ही यानी कि 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, सभी में फेल होंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। तो आपका आंसर कैसे आएगा? क्वेश्चन है कि 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर 0.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विभवांतर का मान क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। V बराबर आपका आई आर होता है। आई का मान क्या है आपका 0.5 मिली एम्पियर, यानी कि 0.5 मिली है तो इसको हटाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। और आपका प्रतिरोध कितना है 3.6 किलो ओम, ठीक है, यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। इससे ये तो कट जाएगा आपका, बाकी बचेगा आपका क्या, ये दोनों। तो राइट आंसर आपका 9 वोल्ट आने वाला है, ठीक है। अगला, समान रूप से कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स और ट्रोजन, रूटकिट्स आदि क्या कहलाते हैं, मालवेयर कहलाते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, बोर्ड मास का इसमें लगना है और मल्टीप्लाई माइनस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई माइनस को चेंज करने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, प्लस है ना, ये शायद प्लस ही है और +8 है। माइनस का मतलब डिवाइड, ठीक है, माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 18 है डिवाइड 10, मल्टीप्लाई की जगह है -2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। अगला, पूरा क्वेश्चन तो आपको ऊपर रखा है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपका ये रहा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सरल है। यदि बिक्री का मूल्य क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है। तो लाभ की गणना करें तो 50% का मतलब देखो क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि अगर कोई वस्तु 2 की है तो 3 में बेचेंगे तो बोला जा रहा है कि अगर उसकी बिक्री क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, यानी कि अगर 3 है तो 6 हो रही है, तो लाभ कितने देखो हो रहा है, 4 का हो रहा है ना, 4 गुना, ठीक है। लाभ यहाँ पर लाभ 4 गुना हो, यानी कि आपका आंसर 50% ही आने वाला है। अगला, एक तार का प्रतिरोध, ठीक है, एक तार को उसकी मूल लंबाई के 4 गुना तक खींचा जाता है। खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का डैश होगा, ठीक है, ये कितने गुना होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है कि लंबाई के डायरेक्टली अनुपातिक होता है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली उसके अनुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर उसकी लंबाई को 4 गुना किया जाएगा ना, तो यहाँ पर खींची हुई जो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मूल प्रतिरोध का। और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो भी इसके अनुपाती होता है प्रतिरोध के, ठीक है। तो R अनुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया πr² या फिर A ही मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपका क्या होता है R' हम मान लेते हैं, R1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, रो इंटू लेंथ अपॉन पाई आर, आर इसको 1 मान लेते हैं, πr1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम R2 लेंगे, ठीक है। R2 बराबर आपका रो इंटू लेंथ कितनी हो रही है, 4 गुनी, लेंथ 4 गुनी हो रही है ना, बटे पाई, और R2 का मान आपको निकालना होगा इधर, ठीक है। R2 यानी कि जब उसके तार को खींचा जाएगा ना, उसी तार को, तो क्या हो जाएगा
उसकी जो क्रॉस सेक्शन है यानी कि त्रिज्या का मान दोस्तों कम ही होगा। ठीक है, जब उसको जैसे कोई तार ऐसे है, अब आप उसको खींचेंगे तो वो तार की मोटाई जो होगी कम तो होगी ही। ठीक है, तब तो वो उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो वो कैसे निकालेंगे, आयतन को बराबर करके। ठीक है, तो आयतन बराबर करेंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई उसका लेंथ एल बराबर क्या हो जाएगी, पाई R2 का स्क्वायर। लेंथ क्या ले रहे हैं, 4 गुनी। ठीक है, तो 4L। तो यहाँ से L से L कट जाएगा, आपका पाई से पाई कट जाएगा। R1 बटे R2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4/1 आएगा। उसका रूट करेंगे तो 2/1, यानी कि आपका जो R2 का मान आ जाएगा, क्या जाने वाला है आपका 1/2। ठीक है, यानी कि R1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब R2 का मान आप रखेंगे, R1/2 यानी कि R स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो इसको जब इस 4 को नीचे न रख के डायरेक्टली आप ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाने वाला है आपका 4 चौके 16। ठीक है, तो R2 जो आपका आएगा वो आपका रो मल्टीप्लाई 16L। ठीक है, और इस ऐसा ना लिख के आप क्या करें कि ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 16 को आगे लिख दें और मल्टीप्लाई यहाँ पर L और बटे आपका पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे अगर इसकी जगह, तो इसका मान पूरा टोटल क्या है आपका R1 है। ठीक है, कैपिटल R1 यानी कि प्रतिरोध R1 जो है, तो R2 का मान क्या हो जाएगा 16R1। तो आपका 16 गुना हो जाएगा। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये निकालना जरूरी था, R2 निकालना जरूरी था कितना हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, आयतन को बराबर करके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है, और यदि इसके अनुपात को 1:2 करना है तो और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कितना क्या मिलाया जा रहा है, आपका वाटर मिलाया जा रहा है। तो आपका जो मिल्क होगा ना उसको हम सेम कर देंगे। ठीक है, अगर पहले मिल्क 3 था तो बाद में भी मिल्क 3 कर देंगे, क्योंकि आपका वाटर मिलाया जा रहा है तो इसमें चेंजेस होंगे ना कि मिल्क में। ठीक है, तो मिल्क को हम यहाँ पर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 और 2 यानी कि टोटल मिक्सचर आपका 5 बराबर आपका 100 हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। तो आप कितना वाटर मिला रहे हैं, बोला जा रहा है कि कितना पानी डालना चाहिए, तो पानी डालना है कितना 2 से 6 हो रहा है, यानी कि 4 रेशियो। एक रेशियो का मान 20 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 लीटर। ठीक है, अगला, जिस प्रकार छंद दोहा से संबंधित है तो वाक्य किससे संबंधित है। देखो छंद के अंदर क्या होता है, दोहा होता है। ठीक है, तो आपके वाक्य के अंदर क्या वाक्य किसके अंतर्गत होता है, आपका पैराग्राफ। ठीक है, तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं छंद और दोहा जिस तरह से संबंधित है तो वाक्य और पैराग्राफ आपके संबंधित रहेंगे। अगला, तो यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है आपसे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्यू कोलम्ब के आवेश को 12.5 वोल्ट पर प्रवाहित करने के लिए यदि इतना कार्य करना पड़ सकता है तो क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या हो जाता है, वर्क बराबर क्यू अपॉन बी। क्लियर है, तो यहाँ पर वर्क आपका 625 है बराबर क्यू आपका निकालना है, भी का मान आप यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना वर्क विभवांतर के बारे में समझ लीजिए। विभवांतर क्या कहलाता है, सबसे पहले वो समझिए। तो किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो भी बराबर आपका क्या हो जाता है क्यू अपॉन, ठीक है, वर्क अपॉन क्यू आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालना है ना आपको, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा वर्क यानी कि 625 बटे वी कितना है 12.5। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाने वाला है 50 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना कि आपका विभवांतर होता है वर्क अपॉन किलोम्ब होता है। अगला, एक आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है 80% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रही है, लेंथ में कितनी वृद्धि हो रही है 5 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि 4 की वृद्धि हो जाएगी 80%। चौड़ाई में जो विड्थ है उसमें कितनी हो रही है 20% यानी कि 5 से 6।
तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई ही तो क्षेत्रफल होता है। इधर 25 आ रहा है, इधर कितना हो रहा है? बच्चों को 56। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? कितनी की हो रही है? इधर आपकी हो रही है एक 25 और 31 की। ठीक है, 31 की वृद्धि हो रही है 25 के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 31 की वृद्धि हो रही है ना। 31 की ही तो हो रही है। यहाँ पर जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 121 आ रहा है, सॉरी 124। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 9 80% बिल्कुल सही है, 5 से 6 20% है, ये सही है। 25 न छक्का 54 आएगा, सॉरी 54, न छक्का 56 थोड़ी होता है, 54, यानी कि आपकी 29 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब 29 मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे तो आपका 116 ही आएगा। अगला, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर तो आसानी से ही कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए और बी एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। ए 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर ए जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ए फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर 7 किलोमीटर चलता है। और यहीं पर बी जो साइकिल है, ठीक है, बी जो है साइकिल चलाकर 3 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, ठीक है, तो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर 15, यानी कि 3 इधर है 8 इधर है। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 8 3 11, लेकिन वो 15 चल रही है, यानी कि ऐसे ऐसे जाके वह 4 और एक्स्ट्रा इधर चलेगी। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि इधर चलेगी 3 किलोमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि बी अभी ए से कहाँ पर है? ठीक है, तो बी जो है ए से कितनी दूरी पर होगा? देखो ये बी ए से कितनी दूरी पर होगा? आपका 4 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 किलोमीटर की दूरी है ना, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अगला, वीर द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ननी पालकीवाला ने। बच्चों वाला क्वेश्चन एलसीएम निकालना है, ये भी कर लोगे आप। यदि आज सोमवार है तो 65 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसको बता देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक 7 दिन के बाद जो रिपीट होता है दिन। ठीक है, तो अगर आज सोमवार है तो 65 दिन के बाद, यानी कि 65 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है वो देखिए। तो कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा? 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार ही जाएगा, 9 7 63, तो रिमाइंडर आपका 2 ही बचेगा, यानी कि 2 इसमें जब जोड़ेंगे सोमवार में तो बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि जिस तरह से ये 3 दिए गए हैं उसी तरह से आपका ये कैसे संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखो 11 में से 4 जाएंगे 7, 5 का मल्टीप्लाई कर देते अब 35 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 3 × 5 15 आ जाएगा आंसर। अगला, पूछा जा रहा है कि बेस यूनिट कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला। बेस यूनिट आपकी कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, जिसमें से एक कैंडेला होती है, जे तृतीय ऊर्जा वो हो जाएगी। एक आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं, पर चौड़ाई व गहराई की रेखाएं डैश पर क्षैतिज दर्शाई जाती हैं, तो 30 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि टोटल एंगल कितना बनता है आपका? 120 का बनता है, 90 ऊर्ध्वाधर और 30 क्षैतिज में। ठीक है, इसको कई बार हमने इस क्वेश्चन को कराया है, आप करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है और इसका आपको मान निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपका माइनस का 14x, माइनस का 28y और माइनस का 2x प्लस 4y, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपके x वाले देख लेते हैं, तो माइनस का 16x और माइनस का 24y, तो यहाँ से 8 माइनस का 8 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका 2x बचेगा और अंदर आपका प्लस का हो जाएगा 3y। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा।
अब इस अज्ञात संख्या के बारे में आपको देख रहे होंगे, आप इस पॉइंट के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। आप डायरेक्टली करेंगे जब जहाँ से, जैसे 88 है ना, बटे में आपका x है बराबर, उधर अगर आपका 2 है तो यानी कि 88 रहेगा इधर और उधर 2x हो जाएगा। तो 2 का जब डिवाइड करेंगे तो x का मान आपका 44 आएगा, यानी कि 44 केवल यहाँ पर ही बन रहा है। पॉइंट देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, टाइम नहीं। कथन और निष्कर्ष, यहाँ पर कथन और धारणाओं के क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जब हमारा बेटे, नहीं कि हमारे बेटे कॉलेज जाना शुरू करेगा, हमारा बेटा जो है कॉलेज जाना शुरू करेगा, तो उसे रोज़ाना 100 रुपये की पॉकेट मनी देनी होगी, यानी कि उसे डेली 100 रुपये देना होगा। अपने पति को हिदायत देती है माँ कि जब हमारा बेटा कॉलेज जाएगा तो उसे 100 रुपये डेली देना होगा। धारणाएं क्या होंगी? कॉलेज जाने वाले छात्र के कुछ दैनिक खर्चे होते हैं। धारणाएं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि हो सकते हैं, ठीक है। खर्चे होते होंगे तभी तो 100 रुपये के लिए बोल रहे हैं वो। आगे वह है कि लड़कों को तब तक कोई पॉकेट मनी देने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि वो कॉलेज जाना नहीं शुरू करते। बिल्कुल गलत बात। ऐसी धारणा थोड़ी है। हम स्कूल में पढ़ते थे फिर भी हम 2-4 रुपये 10 रुपये लेके जाते थे, ठीक है। ऐसा थोड़ी कॉलेज में जाने के बाद ही रुपया खर्चा होता है। इसका आपको वर्गमूल बताना है तो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 हो जाएगा ना इसका मान, तो ये 5 10 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाने वाला 12-7 यानी कि 5। अब जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5√3। अगला, अब इसमें क्या है कि P किसी काम को 24 दिन में करता है, तो P 24 दिन में कर रहा है, Q उसी काम को 36 दिन में, Q ने 12 दिनों तक काम किया। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो आप मान ले कितना मान ले 72, ठीक है। तो 24 दूनी 72, 36 24 3 72, 36 दूनी 72। तो Q ने 12 दिनों तक काम किया और नौकरी छोड़ दी, तो Q 12 दिनों तक 2 की इफिशियंसी से कितना काम कर लेगा 24, यानी कि अब बचेगा कितना काम 48। तो P अकेले बाकी काम को 3 की इफिशियंसी से 48 वर्क कितने दिन में कर लेगा 16 दिन में। अगला, यहाँ पर आपको बताना है कि इस सीरीज में यहाँ पर खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4, फिर उसके बाद 2 के गैप के बाद 5 है, उसके बाद फिर 2 के गैप के बाद 6, फिर 2 के गैप के बाद 7, फिर 8, फिर 2 के गैप के बाद, यानी कि इस खाली स्थान पर आपका 9 आना चाहिए। तो 9 वाले ये नहीं है, ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन गलत। उसके बाद आप देख सकते हैं कि AB 9 AB है, ठीक है। तो AB 9 है, फिर AB 8 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद 9 AB 9 AB, और यहाँ पर 8 C होगा कि आपका C ही होगा, ठीक है। C भी दोनों में, इधर C रख दीजिए, CA 7 B, फिर C होगा कि ये होगा, तो यहाँ पर C होगा, अगर रखते हैं हम अपन तो C हो जाएगा। तो AB 9 AB 8 CA 7 BC 6 DA 5, उसी तरह आगे हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों क्या निकालना है कि 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह डुबोने पर उसका भार कितना हो जाता है 25 ग्राम, ठीक है। तो जब भी कोई ठोस हमें पानी में डुबोते हैं तो उसका सापेक्ष घनत्व क्या कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, उसका जो रियल यानी कि वास्तविक जो उसका द्रव्यमान है वो लिखते हैं बटे जो उसके द्रव्यमान में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो उसका आभासी द्रव्यमान है उसको किस में माइनस कर देंगे 75 में, ठीक है। तो यानी कि 75 - 25 उतना ही तो डिफरेंस आ रहा है उसके मास में, तो बटे 50 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.5। अगला, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो पर्वतारोही या फिर भारतीय है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सा देखना है माताओं का, तो माताओं को कौन सा प्रतिनिधित्व करता है आयत। तो आयत के अंदर ही वाले लेना है, ये वाले ही लेना है आपको, ये वाले आयत के अंदर वाले। तो आयत का ये है जो कि कौन से होना चाहिए, जो या तो पर्वतारोही या फिर भारतीय। तो पर्वतारोही को कौन दर्शा रहा है, भारतीय को तो वृत्त दर्शाता है, और या फिर पर्वतारोही का प्रतिनिधित्व वर्ग करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर यानी कि ये वाला, यानी कि आपके कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आपका एफ हो सकता है, जी हो सकता है, एच हो सकता है, ठीक है। और आई, आई है क्या कहीं पे? आई इधर रहा, दिख नहीं रहा था, ठीक है, तो आई भी हो जाएगा क्योंकि वह किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो। उस्ताद अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद से। ये तो बहुत ही आसान है, सिंपली सी आपको मान रख देना है, एक्स माइनस 5 - एक्स यानी कि 15 75 -15 और डिवाइड आपका वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 30। तो इधर से आपका कितना होने वाला है, 60/30 यानी कि आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो ट्रेन एक्स और वाई है ए से बी, ठीक है, जो ए से बी तक क्रमशः 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। यदि एक्स को यात्रा पूरी करने में वाई से 1 घंटे अधिक समय लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स और वाई की जो स्पीड का अनुपात क्या दिया हुआ है, 8:9 है, ठीक है, 80:90 यानी कि 8:9। तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा ना, अगर ए बी के बीच की दूरी दोनों तय कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उनका उल्टा हो जाएगा स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स को वाई यात्रा पूरी करने में वाई से कितना समय अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक, यानी कि वाई से 1 घंटा अधिक, यानी कि एक रेशियो का मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आपको एक्स को कितना लगेगा, 9 घंटे, और जो वाई को लगेगा 8 घंटे। तो अब जो आपको निकालना है, दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आप चाहे किसी भी स्पीड, किसी का स्पीड लेके किसी का टाइम मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम वाई का ही ले लेते हैं, तो वाई का आपको कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे, और स्पीड कितनी है वाई की, 90। यहाँ पर 9×8 = 72, 720 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और आप वहाँ से भी निकाल सकते, इधर से भी। तो आपका 9 घंटा टाइम लग रहा है, 80 की स्पीड है एक्स की, तो इधर से भी उतना ही आएगा। फिर से आसान क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन है। यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर धकेलता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो वर्क बराबर आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका फोर्स कितना है, आपका 1200 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 12×3 = 36,000, यानी कि आपका इतना जूल आ जाएगा आंसर, लेकिन आपको किलो जूल में निकालना है तो 36 किलो जूल हो जाएगा। अगला, एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो 12% का रेट है, साधारण ब्याज पर 5%, 5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 12×5 = 60%, ठीक है। तो 60% बराबर आपका 4800 के बराबर जब हो जाएगा, यानी कि 1% का मान जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और 80, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आपकी मूलधन यानी कि 8000 हो जाएगा आंसर। अगला, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स है और बोला जा रहा है कि एक पाइप की शक्ति का पता लगाएं अगर 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, और इसकी दक्षता 75 दी हुई है। यहाँ पर गुरुत्व त्वरण दिया गया है, पानी का घनत्व दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि दक्षता यानी कि इफिशियंसी किसी भी पाइप की क्या होती है, वह हो जाती है आपकी इफिशियंसी बराबर आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो आउटपुट पावर आपको तो इधर से निकाल लेंगे, आपको इनपुट पावर आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको आउटपुट पावर जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो आउटपुट पावर आपको क्या निकलने वाला है, देख सकते हैं। सॉरी, जो इफिशियंसी फ्रेंड्स होती है आपकी इनपुट अपॉन आउटपुट होती है, ठीक है, इनपुट अपॉन आउटपुट पावर, ठीक है। तो इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर होती है आपकी दक्षता। तो आपकी इनपुट पावर आपको कैसे निकालना है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वर्क कितना हो जाएगा, वर्क mgh हो जाएगा इधर, क्योंकि हाइट तक 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचाया जाता है पानी, तो mgh यहाँ पर स्थिति ऊर्जा उसकी दी उसके पाइप के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई एच का मान क्या हो जाएगा, जी का मान 10 बटे समय करेंगे टी, ठीक है, क्योंकि पावर निकालना हमें। तो यहाँ पर 25 मिनट है ये, ठीक है। 25 मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 25 छक्का 150, 60 से 60 यानी कि 70 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका इनपुट पावर क्या आ जाएगा 70, क्षमता आपकी 75 है, तो 75 यानी कि 3/4 है, ठीक है। तो इनपुट पावर आपका 750 बटे आउटपुट पावर आपको निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 250 और आउटपुट पावर बराबर आपका कितनी हो जाएगी 1000 वाट। लेकिन 1000 वाट ना करके आप इसमें क्या कर दें, किलो कर दें। तो किलो करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो 1 किलो वाट हो जाएगा। अगला जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है ना, मतलब कि वैसे एक ही कॉन्सेप्ट पर उसको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएगा। उसके बाद आपका इसको देखें तो किस पेपर की साइज़ है, A1 की साइज़ है, ठीक है। अब वो कैसे बता देते हैं हम। जैसे A0 की कितनी होती है, A0 की 841 मल्टीप्लाई 10 1189 होती है। और A1 की कितनी हो जाती है, इसका आधा 594 मल्टीप्लाई 841, ठीक है। तो ये हो जाएगी A1 की। अगला ये भी कई बार कराया, ठीक है। अगर पिछली चैप्टर का पेपर आपने किया होगा आपसे ये जरूर बन जाएगा, ठीक है। नहीं किया तो जाके करिए। आप इसका आंसर भी बताइए क्या इसका फॉर्मूला होगा कमेंट में। अब ये तो स्पीड वाला सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वो हो जाएगा। बाकी मीटर पर सेकंड में आएगा और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किसमें 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं इंजन ट्रेन से संबंधित है, सुई किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर ट्रेन में क्या होता है, इंजन किसमें लगा होता है, ट्रेन में, ठीक है। सुई में क्या लगा होता है, धागा, ठीक है ना। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इतनी इतनी सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको केवल आपको कुछ नहीं करना, 0.00 का मामला हटाइए सब। आपको केवल ये देखना है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 है और इधर 2 है, ठीक है, और इधर 1 है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए तो 16 दूनी 32 ही आएगा। बटे में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 8 चूँकि 32 ही आएगा। तो 32 से 32 यानी कि आपका एक वाला ही आएगा। बाकी जब आपका अलग अलग एक वाले कई ऑप्शन दिए होते तो वहाँ पर आप पूरा सॉल्व करते। ये क्वेश्चन में भी पिछले शिफ्ट में कराया था हमने, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्लियर है, इसको भी कर लेना आप। चलो बता, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो क्या होता है, एल इक्वल टू क्यू अपॉन मास, ठीक है, यानी कि कूलम अपॉन मास। तो यहाँ पर देखो, जो क्यू आपकी एल आपकी गुप्त ऊष्मा है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा है यानी कि। और यहाँ पर आपको ये निकालना है, ये एल का मान निकालना है, क्यू का मान आपका 990 है ऊष्मा, और आपका मास कितना है 4.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आपसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पूछा गया है, कौन सा प्रथम श्रेणी का जो आपका लीवर है। तो बर्फ उठाने की चिमटी आपकी तृतीय श्रेणी की है, कई बार ये क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। बार बार नहीं कराने का कोई फायदा भी नहीं है। ठेले की गाड़ी, ये कौन सी द्वितीय श्रेणी की है, ये तीसरे की है, ये दूसरे की। जो सरौता कौन सी है, ये भी दूसरे का है। जो संडसी यानी कि प्लायर जो होता है, प्लास, वह कौन श्रेणी का है, पहली श्रेणी का। कैंची भी आपकी पहली श्रेणी की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोस एक्स बराबर आपका इतना बड़ा मान दिया हुआ है, तो कोणीय मान आपसे पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो आपको वैसे तो नॉर्मली तो पता नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप 1 का आधा करते हैं, अगर इसका भी 90 डिग्री का आधा करते हैं तो 45 डिग्री, और ये आधा करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ठीक है, 0.50 से। तो इसलिए दोस्तों 45 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल ऑप्शन नंबर दूसरा ही है, 54। बाकी सारे कम है या फिर ज़्यादा है, ज़्यादा। सभी प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है। तो सभी प्लास्टिक क्या कर दें आप, सभी प्लास्टिक किसके अंदर कर दें, सभी प्लास्टिक पॉलीमर है, तो पॉलीमर। उसके बाद कोई प्लास्टिक अरे क्या बोल कर रहा है,
ऐसा ही है, कथा नहीं है। कोई प्लास्टिक रबर नहीं, तो कोई भी प्लास्टिक रबर नहीं है। तो और लेकिन कुछ पॉलीमर रबर हैं, तो कुछ पॉलीमर आपके रबर हैं, लेकिन कोई भी प्लास्टिक रबर नहीं है, ये बोला गया है। तो कुछ रबर पॉलीमर हैं, बिल्कुल ये वाले हैं, तो सभी पॉलीमर रबर हैं, ये भी सही। सभी पॉलीमर रबर नहीं है, ये नहीं है। कोई भी रबर प्लास्टिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कोई भी प्लास्टिक रबर नहीं है। वही अगर कथन और निष्कर्ष दोनों समान है तो आपस में सही होते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह बताना है, तो सिंपल आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। यहाँ पर इधर पर आपका -7 हो रहा है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि कितना हो रहा है, आपका -6 हो रहा है। फिर आपका माइनस का कितना हो रहा है, 5। फिर -4 करेंगे तो आपका 11 माइनस का आ जाएगा। 4 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी, 720 किलोमीटर, ठीक है। और अगर 3 घंटे में वही समान दूरी को तय करना है 720 किलोमीटर को 3 घंटे में, तो कितना इसकी स्पीड होना चाहिए, 240 किलोमीटर पर आवर। अगला अगला क्या समाप्ति हो गया क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स पीडीएफ इसकी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद टॉप गुरु में जरूर जुड़िए, और वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।